बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुल्क के खिलाफ साजिश का भांडा पूरी कौम के सामने फूट गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पार्टी सियासत और कुर्सी की खातिर मुल्क की सालमियत के खिलाफ साजिश कर डाली, मगर मुल्क को दिवालियापन की तरफ धकेलने की साजिश ऐन वक्त पर पकड़ी गई। जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चोर लुटेरे कहते रहे, उन्होंने बुरे से बुरा वक्त आने पर भी पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। जाती नुकसानात बर्दाश्त करने और सियासत दांव पर होने के बावजूद रियासत की खातिर बहुत से राजों पर जुबाबंदी रखी। लेकिन जनाब इमरान खान अपने जाती मफाद की खातिर आज हर रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं। ये पहली मर्तबा नहीं है, इससे कबल भी जनाब इमरान खान अपनी सियासत चमकाने के लिए पूरे मुल्क को बंद करने की धमकी दे चुके हैं। 4 तारीख को मैं लाहौर पहुंचूंगा, लाहौर को बंद करूंगा। 8 तारीख को मैं फैसलाबाद जाऊंगा, फैसलाबाद बंद करूंगा। 12 तारीख को मैं कराची जाऊंगा, कराची बंद करूंगा। और 16 तारीख को मैं सारा पाकिस्तान बंद करूंगा। किसको याद नहीं कि कुर्सी के हुसूल की खातिर रियासत के इदारों पर हमले की तायीद और हिमायत भी कर चुके हैं। भाई साहब, मेरी एक दरखास्त थी, ये पीटीवी के अंदर घुसकर नशरियात भी बंद हो गई हैं। तो चलो अच्छा ठीक है, because you see because now it's all a question of forcing Nawaz to resign. You want to show that the whole thing is gone because otherwise ये resign नहीं करेगा। ये कल डाल रहे हैं उसके ऊपर, वो जो जॉइंट सेशन पे है। हाँ, मैं कह रहा हूँ उससे पहले रिजाइन करे। कुर्सी की लालच में जनाब इमरान खान सिविल नाफरमानी के लिए अवाम को उकसा भी चुके हैं। कि हम सिविल नाफरमानी की कैंपेन शुरू करें। आज से मैं ना टैक्स दूंगा, ना बिजली के बिल दूंगा, ना गैस के बिल दूंगा। सिविल नाफरमानी कैंपेन मैं शुरू कर रहा हूँ। यहाँ IMF को कहेंगे आपने कर्जे दिए इनको, हम आपके कर्जे वापस, अब से कर्जे वापस नहीं करेंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों, अगर अपना पैसा भेजना है बैंक के जरिए ना भेजना, हुंडी के जरिए भेजो, ताकि एक नाजायज हुकूमत जब तक रिजाइन नहीं करती, हमने नवाज शरीफ की हुकूमत को नहीं चलने देना। जनाब इमरान खान की मौजूदगी में उनकी जमात की रुकन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को सैलाब ज़दगान की इमदाद न करने की अपील कर चुकी हैं। कल परसों से मैं देख रही हूँ हमारी वो सरकारी गुलाम तर्जुमान है मरियम औरंगजेब, जिन मेरे ओवरसीज बहनों भाइयों को फॉरनर कहती थी, कल परसों से अब अपीलें कर रही है कि जनाब पाकिस्तान में बहुत हालात खराब हो गए हैं, सैलाब आ गया तो हमें पैसे दो। मैं अपने ओवरसीज भाइयों को कहूंगी कि इन्होंने आपसे वोटिंग राइट छीना था, तो इन चोरों पे बिल्कुल यकीन न करना। और अब पाकिस्तान को दिवालिया करने के लिए एक इंतहाई संगीन साजिश करते हुए पकड़े गए हैं। इससे सर एक चीज, इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर। मैं वुड पाकिस्तान एज अ स्टेट सफर बिकॉज ऑफ दिस? Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of the way they are treating your chairman and everybody else? देखो ये तो जरूर होगा कि IMF कहेगा कि जी अच्छी पैसे किधर से पूरे करेंगे। We can't stand on one side, वो हमें मिसट्रीट कर रहे हैं और हम उनको बिल्कुल on the name of वो ब्लैकमेल कर रहे हैं स्टेट, आप हमें हेल्प करें तो हम उनको हेल्प करते जाएं। आज जनाब असद उमर जिस ढिठाई के साथ बैठकर इस भयानक और शर्मनाक अमल का दिफा कर रहे थे, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नालायकी और सियासी नापुख्तगी पर नहीं बल्कि इनके इरादों और मकासद के हवाले से भी संगीन सवालात उठते हैं। आज पूरी कौम के सामने ये बात खुलकर सामने आ चुकी है कि जनाब इमरान खान का तर्ज सियासत मुल्क की सालमियत के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है, जिसका इदराक बादियो नज़र में रियासती इदारों को भी होना शुरू हो चुका है। इस पूरी लीक्ड ऑडियो में 3 चीज़ें वाज़ेह होती हैं। पहली ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान को केसेस से बचाने के लिए वफाक़े पाकिस्तान को साजिश के तहत ब्लैकमेल कर रही थी। नंबर 2 ये कि तहरीक इंसाफ को बखूबी इल्म था कि इस ब्लैकमेलिंग के नताइज पाकिस्तान के लिए कितने भयानक होंगे। तीसरे नंबर पर यह कि तहरीक इंसाफ के लिए जनाब इमरान खान की ज़ात पाकिस्तान की सालमियत और अवाम के मफाद से ऊपर है। तहरीक इंसाफ के कायदीन के ऐसे खौफनाक बयानिए और सोच का ही नतीजा है कि इनके हिमायती आज ये बात कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं है तो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता आग लग जानी चाहिए।
इस वक्त कोई पाकिस्तान से प्यार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गद्दार हैं, पूरे पाकिस्तान को बंद करके आग लगा देंगे। इमरान नहीं है तो हो जाए, हमारा खान नहीं तो हो जाए, आग लगाएंगे, पाकिस्तान बंद करेंगे। सुन ले। 2 रोज कबल जनाब फवाद चौधरी ने एक प्रोग्राम में इस साजिश का जिक्र पहले ही कर दिया था, जिसका मतलब यह है कि इसका मंसूबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में जनाब इमरान खान की सरबराही में हुआ। रियलिटी जो है ना, ये उसको कर नहीं रहे। मसलन IMF डील है, अभी पंजाब और KP कह दे कि हम इस डील में साथ नहीं हैं आपके, तो मुझे आप बताएं IMF से डील लेके दिखा दें हमें, क्योंकि जो डील है वो बेस इस पे कर रही है कि पंजाब और KP जो है वो इतना पैसा जो है वो वफाक को जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात किया। और पंजाब कह सकता है 100% कह सकता है और कहेगा, और बिल्कुल कहेगा। आज इस साजिश का दिफा करते हुए जनाब फवाद चौधरी ने सवाल उठाया कि IB ने फोन क्यों टैप किए। तो जनाब फवाद चौधरी साहब, मुल्क में एजेंसियों का काम पाकिस्तान मुखालिफ साजिशों का सुराग लगाना और उनको रोकना होता है, और इस केस में भी उन्होंने यही किया। इस ऑडियो लीक के सामने आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद जी शऊर लोगों को यह सोचना होगा कि रेड लाइन कोई एक शख्स नहीं होता। हमारी रेड लाइन सिर्फ और सिर्फ मुल्क की सालमियत और मफाद है। अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूं। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नूर के मरकजी रहनुमा जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, और उनके साथ मौजूद हैं मोहतरमा पलवशा खान साहबा जो कि सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और हमारे दोस्त जनाब अतर काज़मी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और एक अच्छी खबर जो कि हमारे नाज़रीन तक अब तक पहुंच भी चुकी है कि IMF ने बाकायदा तौर पर एक मंजूरी दे दी है और पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर का इजरा बहुत जल्द हो जाएगा। पाकिस्तानी मईशत के लिए ये बहुत ज़रूरी था। सवाल ये भी आज के प्रोग्राम में हम ज़रूर उठाएं, इस नहज पर पाकिस्तान की सियासत चली गई है और जितनी पोलराइजेशन हो चुकी है इसका असर पाकिस्तान की सियासत पे इन द ईयर्स टू कम भी पड़ता रहेगा। लेकिन जो कुछ हुआ है, जो कुछ आज सामने आया है, यकीनी तौर पर एक कंसर्टेड एफर्ट थी, इट फेल अपार्ट, हो नहीं सकी। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगा रही है कि ये सियासत कर रहे थे, जबकि मिफ्ता इस्माइल साहब ने 2 रोज़ कबल भी जब बात की उन्होंने कहा कि मैं तैमूर झगड़ा साहब पर यकीन करता हूँ कि ठीक है वो कह रहे हैं मैंने किसी को रिलीज़ नहीं किया, लेकिन अगर वफाक के किसी इकाई के साथ कोई मामलात संगीन भी हैं और अगर उनमें कोई वर्किंग रिलेशनशिप दुरुस्त नहीं भी है तो आपको रियासत का मफाद सामने रखना पड़ता है। चाहे आप किसी एक हुकूमत के तर्जुमान हो, 2 हुकूमतों के तर्जुमान हो, आप वफाकी हुकूमत में हो या सूबाई हुकूमत में हो, पाकिस्तान का मफाद सबके लिए सबसे अहम होना चाहिए। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, यकीनी तौर पर अब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको कह रही है, आपकी तरफ से एक पूरा बयानिया बनाया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि जी नहीं इन्होंने बहुत बड़ी साजिश की, अल्लाह का करम है, ठीक है। पाकिस्तान के लिए लोग ये भी आज तंज कर रहे हैं कि जी IMF से कर्जे लेके हुकूमतें जो है वो बड़ी उन्हें हजीमत का सामना होता था, शर्माती थी, आज आप लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन क्या इस मामले को यहीं छोड़ देंगे या आप समझते हैं कि नहीं ये बेशक साजिश नाकाम नहीं हुई, इसका भांडा फूट गया तो इसके ऊपर मजीद इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, कम अज़ कम जहां पर भी इस हवाले से कोई फैसला लिया गया उन लोगों को सियासी तौर पर एक्सपोज करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका मुनीब भाई। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने अपने प्रोग्राम की इब्तदाइये में सारी गुफ्तगू की और वो सारे तमाम क्लिप्स भी और वो सारे तमाम बयानात भी आपने इमरान खान साहब के और उनकी जमात के मुख्तलिफ लीडर्स के दिखाए कि किस तरह वो अपने ज़ाती मफाद के लिए, इक़्तिदार में आने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि नाज़रीन को मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो इब्तदाई गुफ्तगू की शौकत तरीन साहब ने, अगर आप देखें तो उसमें वो ये नहीं कह रहे कि मैं तुम्हें ये मशवरा दे रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि मीटिंग में ये फ़ैसला हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कंसीडर्ड डिसीजन है और ये इमरान खान साहब का फ़ैसला है कि ये ख़त IMF को लिखे जाएँ ताकि IMF की इस वक्त जो पाकिस्तान के साथ मुआहदा होने जा रहा है वो सैबोटाज हो, उसे ख़त्म किया जा सके, वो मुआहदा पाया तकमील तक ना पहुँचे, पाकिस्तान मज़ीद बहरान का शिकार हो, खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे और उसकी ज़िम्मेदारी शहबाज शरीफ पे, मुस्लिम लीग नून पे और नवाज शरीफ पे डाली जाए। यानी नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ का मुआहदा नहीं होने जा रहा, ये पाकिस्तान का मुआहदा होने जा रहा है जिसको वो सैबोटाज कर रहे हैं
कि मुल्क दिवालिया हो, खुदा न खास्ता। भाई अगर मुल्क दिवालिया होगा, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून का कितना नुकसान होगा। और ये सोचें कि उस नुकसान के अगर वो नुकसान 5% है तो 95% आपकी रियासत का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, उसकी कोई परवाह नहीं है। इतनी मैं समझता हूँ कि खुदगर्जी और इतनी आप ये कहें कि अपनी इक़्तिदार के हुसूल के लिए इस हद तक गिर जाना, कम से कम ये किसी सियासी लीडर को मैंने अपनी ज़िंदगी में तो नहीं देखा कि आप रियासत की जड़ें खोखली करनी शुरू कर दें, रियासत के ख़िलाफ़ कोई इस तरह का काम करें बिलो द बेल्ट और उसका मतलब नुकसान नहीं। बट इसके ऊपर तारिक फजल साहब, डॉक्टर साहब एक ये भी एतराज है ना जो क्या असद उमर साहब ने उठाया, एक ये कि इस ऑडियो लीक के साथ आपने एडिटिंग की है, इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चलवाया है। दूसरा ये कि क्योंकि आप इमरान खान साहब का इलेक्शंस के अंदर मुकाबला आप कर नहीं सकते, वो बहुत आगे निकल चुके हैं, तो अब आप कोई ना कोई मुद्दा ढूंढ रहे हैं कि किसी ना किसी तरह इमरान खान साहब पर कोई ना कोई उनकी जमात पर मुद्दा डाला जाए और उन्हें सियासत से दूर किया जाए, उन्हें सियासत से आउट करने की कोशिश की जा रही है। और आज भी जो कुछ आपने किया ये उसका एक शाख है उस बात की। ये तो जब इलेक्शन होगा उस वक्त पता चलेगा। मैं कहता होता हूँ कि घोड़ा भी हाजिर है और मैदान भी हाजिर है, पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है। कहते हैं 17 जुलाई को घोड़ा और मैदान था तो बात हुई, हासिल है, बाकी सबको इमरान खान साहब को जीत हुई, पता चल जाएगा। उस सिलसिले में तो मैं समझता हूँ कि जिस तरफ से भी होंगे बुलंदो बांग दावे ही किए जाएंगे, लेकिन वक्त और हालात आपको बताएंगे इंशाल्लाह कि मकबूल तरीन जमात कौन सी है। लेकिन ये जो बात मैंने की है ये ना तो कोई प्रोपोगंडा है, ना कोई साजिश है और ना ही कोई अल्फाज का तोड़ मरोड़ है। असद उमर साहब के पास और कोई बात करने के लिए है नहीं, जान छुड़ाने के लिए उन्होंने ये बात कर दी है, लेकिन इसको तरदीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल भी नहीं किया है। और ये बात जिस वक्त आपका मुआहदा होने जा रहा है, जब आपकी डील होने जा रही है, उस वक्त इस तरह के बयान देना, इस तरह के ख़त लिखवाना सूबों से और बाकायदा डायरेक्शन दे के लिखवाना जिससे इस डील को नुकसान पहुँचे, अल्टीमेटली मुल्क को नुकसान पहुँचे, ये एक ऐसी मैं समझता हूँ कि बदतरीन और घिनौनी साजिश है। मैं तो उसे कहूँगा कि ये हाई ट्रीजन केस है, ये कोई आम केस नहीं है। और ये ट्रेलर आपने शहबाज गिल साहब की शक्ल में देखा था कि जब उन्होंने पाकिस्तान से सबके मजबूत इदारे के अफसरान को, फ़ौज के अफसरान को अपने सीनियर अफसरान के ख़िलाफ़ बगावत पे उकसाना, उनका हुक्म नाम मानने की तरगीब दी, वो भी एक साजिश थी, वो भी एक गद्दारी थी, बगावत थी। और ये उसका पार्ट 2 है। मैं कोई इन चीजों को इतना हौसला अफजा नहीं समझता। डॉक्टर तारिक फजल साहब, आप सब सियासी लोग हैं, सियासत के अंदर ये गद्दारी और ट्रीजन वगैरह की चीजें बातें नहीं आनी चाहिए, ना ही दहशतगर्दी के मुकदमे बनने चाहिए किसी सियासी लीडर के ऊपर। माजी में बनते रहे, मियां नवाज शरीफ के ऊपर भी बने, लेकिन मार्शल लॉ था, ठीक है, वो भी काम नहीं होना चाहिए था। मियां नवाज शरीफ साहब ने सफर किया, जरूरी नहीं कि बाकी सबके ऊपर भी बने, ठीक है। आज हो रहे हैं, आपकी हुकूमत के ऊपर भी ये इल्जाम है कि देखिए आपने इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया है, और इमरान खान साहब ने क्या कहा था उस जलसे के अंदर जिसके बिना पर अब आप उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर एक महाज खड़ा कर रहे हैं। चले इसके ऊपर हम जरा दोबारा आते हैं। बट अदर काज़मी साहब, मैं इससे पहले कि पलवशा खान साहबा के पास जाऊं, एक बात इससे जाहिर ये होता है कि मैं तो कम से कम ये नहीं कह सकता कि कोई मुहब्बे वतन नहीं है या खुदा न खास्ता कोई गद्दारी का मुर्तकब हो रहा है, लेकिन इससे डेस्परेशन तो जाहिर हो रही है जनाब इमरान खान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि यकीनी तौर पर, और वो कॉन्वर्सेशन बड़ी क्लियर है शौकत तरीन साहब की, और हवाला भी वो दे रहे हैं कि हमारी पार्टी का फैसला है और हमने ये डिसाइड किया है कि किसी ना किसी तरह मुल्क को जो इकॉनमी है उसको इतना स्ट्रैंगुलेट किया जाए, प्रेशर डाला जाए कि हुकूमत के पास कोई ऑप्शन ना बचे एंड दे रश इनटू द इलेक्शंस और ये कंसीड कर जाए हमारी इस ताकत के आगे, इस प्रोपेगेंडे के आगे। ये अटेम्प्ट नहीं लगती आपको? देखिए, जहां तक उस मुबैना टेप का ताल्लुक है, ऑब्वियसली अब हुकूमत तो कह रही है कि ये एक तरह से गद्दारी है, आपने भी उसका जिक्र किया, तो मेरे ख्याल में अब हुकूमत का फर्ज बनता है कि टेप भी मौजूद है, इसको अदालत में लेके जाएं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, पता चल जाए कि हकायक क्या है। दूसरी बात ये, यहाँ पे जो बड़ा इशू है मुनीब साहब, बड़ा इशू ये है कि मिफ्ता इस्माइल ने तकरीबन 9,000 अरब रुपए का बजट पेश किया। मरकज में आपकी हुकूमत है, आप मसलसल ये कहते रहे, IMF की हर डील की आप मुखालफत करते रहे, आपने FATF की कानून साजी की मुखालफत की, पार्लियामेंट के अंदर सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद PTI ने कोई डील कर ली जनाब IMF से। लेकिन अभी इन सारी जमातों की मरकज में हुकूमत है, लेकिन हालत ये है, इनकी कारकर्दगी ये है कि अभी भी ये कह रहे हैं कि PTI अगर मदद नहीं करेगी तो मरकज में हुकूमत होने के बावजूद, 9,000 अरब रुपए का बजट होने के बावजूद
हम IMF से मुआहदा नहीं कर सकते, उनकी हमें मदद की जरूरत है। तो इससे आप इनकी अहलियत और इकोनॉमिक टीम की आप पॉलिसी का अंदाजा लगा सकते हैं। पर अदर साहब ये बात तो आप भी समझते हैं ना अदर साहब, आप तो बड़े पढ़े लिखे आदमी, आपको पता है कि वफाक की अपनी कैपेसिटी है, चारों इकाइयों की अपनी कैपेसिटी है। जहां तक बात टैक्सेस इकट्ठे करने की है, फंड्स की है, फंड की डिस्ट्रीब्यूशन की है, तो कोई एक सूबा या वफाक आइसोलेशन में तो उन्हें कुछ नहीं करता। तमाम सूबे और वफाकी हुकूमत रियासत का हिस्सा है। अगर IMF से डील पहले भी की गई, अब भी होगी, तो रियासत पाकिस्तान करेगी और फायदा या नुकसान होगा तो रियासत पाकिस्तान को होगा। जी जी बिल्कुल। देखिए माजी में भी तो ना, सिंध में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो मरकज में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो उन्होंने डील कर ली ना। बिल्कुल, जब डील करनी होती है हो जाती है। ये एकदम से इशू तो नहीं बना ना, काफी दिनों से ये चीजें चल रही थी। तैमूर झगड़ा साहब उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे। मसला ये जो असल मसला है कि इसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जिस डील के होने के ऊपर आज ये लोग मुबारक दे रहे हैं, ये कौम को भी याद रखना चाहिए कि जो आप अपने बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, जो पेट्रोल महंगा हुआ है, ये सब कुछ इसी डील के मरूने मिन्नत है। और दूसरी, जहां तक इस टेप का ताल्लुक है, मैं एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा कि वो जो लगारी साहब ने उसमें क्वेश्चन किया, मेरे ख्याल में वसीम बदामी तो वैसे ही बदनाम है। असल मासूमाना सवाल तो ये था, कोई टेप के ऊपर, कोई टेलीफोन के ऊपर इस तरह का सवाल कि इससे रियासत को कोई नुकसान तो नहीं होगा, और फिर उसके बाद वो टेप भी मंजरे आम पे आ गई। नहीं, बट द टेप, अतर काजी साहब, द टेप एग्जिस्ट्स। या तो शौकत तरीन साहब कहें कि नहीं जी ये मेरी आवाज़ ही नहीं है, मोहसिन लगारी साहब कहें ये मेरी आवाज़ ही नहीं है, तैमूर झगड़ा साहब कहें ये मेरी आवाज़ ही नहीं है और मैं था ही नहीं, ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन हुई नहीं। द टेप एग्जिस्ट्स, the people who actually contributed in that conversation, they exist and they are owning up to it. Shiri Mizari साहिबा का तो ट्वीट भी है, she is owning up to it and everybody is saying कि नहीं, there is nothing wrong with it, कुछ गलत नहीं है। एक सिर्फ मोहसिन लगारी साहब जिनकी तरफ आपने भी इशारा किया, वो कह रहे हैं कि इसको, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, रियासत को तो नुकसान नहीं होगा। और बड़े करो फर्ज से जनाब शौकत तरीन साहब जवाब दे रहे हैं कि रियासत को इससे नुकसान नहीं हो रहा जो आपके चेयरमैन के साथ ये कर रहे हैं। आई मीन none of them has said कि नहीं जी आवाजें हमारी नहीं है। the very tape exists, the sounds exist। जी जी, तो यही था कि अब ये इतना इंक्रिमिनेटिंग किस्म का एविडेंस एग्जिस्ट करता है, तो हुकूमत तो आज रात तक अदालत में जा चुकी होनी चाहिए थी। आज रात तक तो मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए था। अगर ये मुकदमा दर्ज नहीं करते, अगर वो इस टेप को अदालत में नहीं लेके जाते, इसका मतलब है ये फिर उनका साथ दे रहे हैं। अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस टेप, इतने सारे जो सबूत हैं लेके जाएं और कल ही इनके ऊपर मुकदमा करें। यानी अतर साहब आप ये कह रहे हैं, आप ये अतर काज़मी साहब ये फरमा रहे हैं कि अगर हुकूमत का इसके अंदर कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है तो हुकूमत को इस इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस की बेसिस के ऊपर इन तमाम शख्सियात के खिलाफ को मुकदमा बनाना चाहिए, अदालत में जाना चाहिए, जो भी कार्रवाई की जा सकती है वो करनी चाहिए, सिर्फ सियासी बयानबाजी तक नहीं रहना चाहिए। परवेशा खान साहब, आपकी जमात वफाक के अंदर हिस्सा है, वफाकी हुकूमत का, आप कोलिशन पार्टनर्स हैं। मुझे जरा ये बताइए कि क्या करेंगे आप? डू यू थिंक कि इसके ऊपर कोई हुकूमत कुछ कर सकती है? फाइन, उन्होंने कोशिश की, बीट अ सैबोटाज, बट इट डिडंट वर्क, इट फेल अपार्ट। अगर हुकूमती अहदेदारों के पास पहले से तो पता नहीं, लेकिन पब्लिक एरिया में इसके पास नहीं टेप गर्दिश कर, लिहाजा अब इस पर जो भी फैसला होगा वो, चूंकि एक आपने खुद कहा एक हुकूमत सारे तहातियों की है और मामला संगीन है, लिहाजा बैठ कर शायद अब तक मेरे पास से इल्म नहीं है क्योंकि मैं तो काबीना की मेंबर नहीं हूँ कि क्या इस पर सोच विचार है, लेकिन मैं ये जरूर समझती हूँ कि ये एक बहुत ही इस वक्त इसे कहना चाहिए शॉकिंग, हैरान कुन और अफसोस करने वाली एक खबर है। यानी एक ऐसा वक्त है कि ये जो है, चूंकि हम इंसान हैं, हमें दूसरे से दुश्मनी निकालना इंसानी फितरत है, लेकिन बहुत सी ऐसी लाइंस होती हैं जो खुद हमें ड्रॉ करनी पड़ती हैं। ऐसे मौके पे जब भूख से, अफलास से और बीमारियों से लोगों का बुरा हाल है, जब नरेंद्र मोदी को भी आप पे रहम आ गया, ऐसे मौके पर इस किस्म की बात जो है उसको आप किस जुमरे में डालेंगे? आप खुद वकील हैं, आप मुझे बता दीजिए, अगर इस पर कोई केस बनता है तो वो कौन सा केस बनेगा? दूसरी बात, अगर ये झूठी है, इससे पहले एक खबर इसकी एक इंटरनेशनल जरीदे में शाये हुई जिससे बड़ा शोर मचा, जहाँ वो बताया गया कैसे मैचेस होते थे और में जो गैर मुल्की फंडिंग थी जो कुछ दूसरे ममालिक से भी,
क्या आज तक उस अखबार को इन्होंने जाकर अदालत में सूट दिया? हमारी अदालतों में तो इतने ये वाले कवानीन जो है इन पे जल्दी फैसले नहीं होते, वहां तो बड़े सख्त कवानीन। क्या इन्होंने उस जरीदे को आज तक, अगर मुझे इल्म नहीं है तो आप मुझे बता दीजिए, क्या उस जरीदे के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हुई बाहर किसी मुल्क में? और अगर नहीं हुई तो उसका क्या मतलब है कि इतना बड़ा इल्जाम उन्होंने पाकिस्तान की एक ऐसी जमात जो अपने आप को एक बहुत बड़ी जमात कहती है, जो आने वाले इंतखाबात में जीतने की ख्वाहां है, पूरी 100% उन्हें यकीन है, तो क्यों अपने गले की बदनामी का करते थे? क्यों ये खौफ नहीं उतार देते और जाकर उस सहाफी के खिलाफ ये केस करते डेफेमेशन का और जीतते, ताकि लोगों को पता चले। अब बात यह है, जैसे तारिक साहब ने कहा, मैं तो किसी पर गद्दारी के फतवे लगाने की वैसे समझती हूँ कि एक नामुनासिब बात है, लगाने भी नहीं। लेकिन एक बात है कि कुछ लोगों को एक जो बयान आपको याद होगा, इमरान खान मुझे गद्दारों से मिलती नजर आती, याद होगा आपको? जब मैं इनकी शक्लें देखता हूँ तो मुझे गद्दारों जैसी लगती है। लिहाजा उनका फेवरेट सब्जेक्ट है, उनकी फेवरेट लाइन है, लोगों को गद्दारी से टैग कर दो, लिंक कर दो, ट्रेंड चला दो। तो बात यह है कि इस मुल्क में जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे क्या कहना चाहिए ताकतवर तरीन ऑफिस है, उनके खिलाफ हर थोड़ी देर बाद एक ट्रेंड चढ़ पड़ता है, ट्रेटर गद्दार। तो आप और हम किस खेत की मूलियां, तो हमारी शक्लें वाकई गद्दारों की लगती होंगी। लेकिन अब जो वक्त सामने ला रहा है, यानी आज वक्त जो कुछ साबित कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ ये एक कोइंसिडेंसेस हैं कि खान साहब ने कहा श्रीलंका जैसे हालात यहाँ पैदा होंगे, मुल्क 3 टुकड़े में बटेगा। अब श्रीलंका जैसे हालात पैदा होने का तो यही मतलब है, और उसी सूरत हो सकता है जब आपको आप डिफॉल्ट कर जाएं, आपका दिवालिया निकले, IMF पीछे हट जाए, और जो है उसके बाद हालात खैर अल्लाह ना करे तो कभी भी मुल्क की जो है उसको कोई नुकसान पहुंचे। लेकिन इसके साथ, लेकिन ये बातें देखिए, ये बातें ऐसे मुंह से नहीं निकल जाया करती, ये फजूल बातें होती कि जी वो तो बस एक स्टेटमेंट थी। इस वक्त मैं बैठ के बस कोई भी स्टेटमेंट दे दूं, मुझे अच्छी तरह पता है मैंने क्या नहीं कहना और मैंने है। मुझे मेरी पार्टी की तरफ की मैं तर्जुमानी कर रही हूँ, या मैं अपनी एक पाकिस्तान की सिटीजन एक की हैसियत से भी मुझे अच्छी तरह पता है, और आपको भी पता है, और सबको जो हम बैठे में हमें पता है हमने क्या नहीं कहना। लिहाजा तो ये तो खैर एक प्राइवेट कॉन्वर्जेशन थी, और अगर इस पे इनको शकूक व शुबहात हैं कि ये गलत है, तो बिल्कुल इसमें तो आजकल ऐसी कोई मामला नहीं है कि ये पकड़ी ना जा सके। लेकिन जैसे आपने कहा कि आपको डिनायल आया, अभी तक मुझे पता नहीं। और फिर जो शहबाज गिल साहब की स्टेटमेंट थी, उसको भी उन्होंने शायद इत्तफाकन तो डिनाई नहीं किया, उन्होंने नहीं कहा ये कॉन्फॉक्टेड है या ये मेरे इधर उधर जोड़ी हैं, वो बातें उन्होंने क्यों की? और बातें वो भी आपको बता दूं, एक मीटिंग के बाद ही वो कहते थे हुई हैं, ये बातें भी हुई हैं। अगर ये बातें झूठ हैं तो फिर जो हमारे सेनेटर साहब हैं शौकत तरीन साहब, उनको सामने आना चाहिए। दूसरी बात, शौकत तरीन साहब कोई सियासी शख्सियत नहीं है मुनीर साहब जी, मतलब उनकी किसी जमात के साथ एफिलिएशन, जो सियासी एफिलिएशन होती हैं साल की, ऐसी किसी के साथ नहीं, शायद इनके साथ भी नहीं। बट अब इनके साथ तो है। आप इमेजिन कर सकती हैं कि जिस एक्सटेंट तक मोहतरम शौकत तरीन साहब जा रहे हैं उस कॉन्वर्सेशन के अंदर, बिकॉज वो तो ये कह रहे हैं ना कि आपके चेयरमैन के साथ ये कर रहे हैं तो, और ये लोग बिल्कुल स्कॉट फ्री घूम रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं चल सकता। मैं जो कहने की कोशिश करी थी वो यही थी कि उनके दिल में कोई PTI का भी मोहब्बत इतनी ठाठे मारती नहीं होगी, ये हमें पता है, ये हमें अंदाजा है। तो लिहाजा ये वो क्यों कह रहे हैं और इसके पीछे उनका क्या मकसद था, ये तमाम बातें जो हैं, ये जाहिर है मेरा नहीं ख्याल कि ये बातें ऐसे रह जाएंगी, इस पर कोई ना कोई तो ऐसा। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक जब वापस आते हैं तो क्यों अदर काज़मी साहब ने कहा है कि अगर हुकूमत समझती है उसका मौक़िफ़ दुरुस्त है या वाकई इररिफ्यूटेबल और इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस है अब इस साजिश का, तो हुकूमत को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अगर कार्रवाई होगी तो फिर उसके ऊपर ये कहा जाएगा कि तो सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, इससे बचा कैसे जा सकता है। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, करना चाहिए वफाकी हुकूमत को, जारी बात है प्राइम मिनिस्टर आपके हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, आजकल बहुत मसरूफ़ हैं, सैलाब की सूरत हाल है, बड़ी गंभीर सूरत हाल है, लेकिन उन्होंने ख़ुद भी इसका
एक रोज़ कबल कहा कि एक जमात इसके ऊपर सियासत कर रही है, आज खैर बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस मिफ्ता इस्माइल साहब ने की। फाइनली द गुड आउटकम इज़ कि IMF से मंजूरी हो गई है, इजरा भी हो जाएगा फंड्स का। क्या इस तमाम मवाद के ऊपर आपने जिक्र किया कि ये ट्रीजनस है आपके नज़दीक, लेकिन क्या हुकूमत समझती है कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, या बस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक ही रहना था आपने? मुनीब साहब देखें, मैं कोई कानूनी माहिर नहीं हूँ, मैंने तो अपने जज्बात की तर्जुमानी की है एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से। कोई भी शख्स अगर पाकिस्तान की मफाद के ख़िलाफ़ इस हद तक जाएगा, कोई भी पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करने की कोशिश करेगा, ज़ाती फ़ायदे के लिए वो पाकिस्तान की मुआशी बदहाली को मज़ीद बदहाल बनाने की साजिश करेगा, तो मेरे ये जज्बात होंगे, मैं उसे हाई ट्रीज़न भी कहूँगा। मेरे बस में हो तो मैं कल ये मुकदमा दर्ज कराऊँ शौकत तरीन के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़, तैमूर झगड़ा के ख़िलाफ़, मोहसिन लगारी के ख़िलाफ़। और दूसरी बात ये कि शौकत तरीन साहब ने कोई हद नहीं छोड़ी मुल्क के ख़िलाफ़ जाने की, तो मुझे भी कोई आर नहीं है ये बात कहने में कि मेरे बस में हो मैं कल उनके बैंक को बंद करूँ, ज़ब्त करूँ उनके असासे यहाँ पे जो पाकिस्तान की जड़ों को इस हद तक खोखला करने की और नोचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कोई हक़ नहीं है कि वो इस मुल्क से फ़ायदे भी लें, मफाद भी हासिल करें, सियासत भी करें। क्या सियासत वो कह रहे हैं, असद उमर साहब सियासत कर रहे हैं। इस तरह के मामलात पे मैं समझता हूँ कि ना कोई सियासत है, ना कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग की बात कर रहा है। देखिए, आपने इससे पहले इलेक्शन की बात की, सियासी मैदान में सियासत की जाती है और सियासी अंदाज से एक सियासी हरीफ को गिराने की कोशिश की जाती है, यानी इलेक्शन जीतने की कोशिश की जाती है। आप सियासी हरीफ को गिराते गिराते मुल्क को नहीं गिराते, आप दूसरी सियासी जमात के ख़िलाफ़ साजिश कर सकते हैं, करनी नहीं चाहिए, सियासी अंदाज से मुकाबला करें, लेकिन उसके ख़िलाफ़ साजिश करते हुए आप जनाब मुल्क को इस हद तक नुकसान पहुँचाते हैं और आपको कोई परवाह नहीं है। मैंने जैसे पहले अर्ज़ की, जब हुकूमत संभाली क्या बातें हो रही थी, खुदा न खास्ता पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। आज अगर हमारे पास ये जो मुआशी बदहाली और हालात आपके सामने हैं, क्या इसकी ज़िम्मेदारी पिछले 4 साल की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे नहीं है? क्या उनके दौर में पाकिस्तान की पूरी तारीख़ का कर्जा एक तरफ जितना लिया गया 1947 से लेके आज तक, और पिछले 4 साल में जो लिया गया, क्या वो उससे ज़्यादा नहीं है? क्या उन्होंने नहीं हिस्सा डाला पाकिस्तान के हालात यहाँ तक ख़राब करने में? और आज जब आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप जो कर्ज़े की रकम है उसकी किस्त अदा कर सकें, आप अदा नहीं करेंगे, आप डिफ़ॉल्ट करेंगे। वो किस्त की रकम अदा करने के लिए आपका IMF का प्रोग्राम कामयाब होना, उससे माहदे को कामयाब होना ज़रूरी है। और जो शख्स उस माहदे को इस वक्त, मैं कोई खुश नहीं हूँ कि IMF के साथ जो है वो माहदे हो रहे हैं, तो बड़ी कोई खुशी की बात है, मजबूरी की बात है। आपने अपने आप को डिफ़ॉल्ट होने से बचाना है। तो मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए उस कर्ज़े की किस्त देना ज़रूरी है, उसके लिए IMF से मुआहदा करना ज़रूरी है। तो जो आज उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जाने की बात करेगा, क्या वो पाकिस्तान का हमदर्द है? अच्छा, क्या उसके खिलाफ बात करना डॉक्टर साहब एक बात सियासत नहीं है। ये ठीक है, चले, लेकिन एक बात कम से कम आज इस बात की रियलाइजेशन आपको यकीनी तौर पर होगी, मिफ्ता इस्माइल साहब को भी होनी चाहिए, जनाब शहबाज शरीफ साहब को बहसीत वज़ीर-ए-आज़म होनी चाहिए, तमाम लोगों को होनी चाहिए जो कि पहले अपोजिशन में थे, आज हुकूमत में थे, कि इमरान खान साहब के वक्त भी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप करते थे। पेट्रोल इतना बढ़ा लिया, ये बड़े ज़ालिम हुक्मरान है, बिजली इतनी बढ़ा ली, ये बड़े ज़ालिम हुक्मरान है, IMF के पास चले गए, बड़े ज़ालिम हुक्मरान है। देखिए, मईशत के ऊपर सियासत करने से अब हर एक को तौबा कर लेनी चाहिए। ये जो इमरान खान साहब की जमात की तरफ से जो किया गया है, जिसे बहुत से लोग कहते हैं मुबैना ऑडियो है, मैं ये कहूँगा कि वो तो एक और बात है, लेकिन कम से कम मईशत पे सियासत से तो तौबा कर लेनी चाहिए आप सबको। और मेरे ख्याल में इससे कुछ ना कुछ सीखा ही होगा आपने डॉक्टर साहब। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि जो अभी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया रेड लाइन्स का, जी देखिए, रेड लाइन क्या है? रेड लाइन का मतलब ये है कि हर वो कदम जिससे अबूर करने से पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुंचता हो, वो रेड लाइन है। किसी भी सियासी जमात को वो रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए कि आपके किसी अमल से, किसी बयान से, ज़ाती झगड़े से, दूसरी सियासी जमात के साथ सींग फंसाने से पाकिस्तान का अगर कोई नुकसान हो रहा है, वो रेड लाइन है। मुआशी तौर पर मुल्क को बेहतर करने के लिए हम हर एक से बात करने के लिए तैयार हैं।
अपोजिशन में थे तब भी हमने कहा था बात करने के लिए तैयार हैं, गवर्नमेंट में तब भी हम कहते हैं मिल बैठ के बात करें। कोई खुदा न खास्ता पाकिस्तान में किसी सियासी जमात को हम ऐसा नहीं समझते कि उससे बात ही नहीं हो सकती। ये भी तुर्रा इम्तियाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल है कि वो कहते हैं कि हम किसी से बात ही नहीं कर सकते, हम बात करना ही नहीं चाहते। भाई आप लोगों में कौन से ऐसे सुरखाब के पर लगे हुए हैं, कौन से आप शहजादे हैं कि आपसे बात करने के लिए सारे बेताब हैं। बात अगर कोई करने की बात करता है तो वो इस मुल्क के लिए करता है, इस मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए करता है, आवाम को रिलीफ देने की बात होती है। मिफ्ताह इस्माइल साहब की आपने बात की, पेट्रोल की कीमतों की आपने बात की। जब अभी चंद दिन पहले पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, मैंने खुद टीवी पे कहा कि मिफ्ताह इस्माइल साहब को चाहिए था कि ये कीमतें ना बढ़ने देते। मैंने बिल्कुल कहा वही बात जो मैंने अभी की कि एज ए पाकिस्तानी का, क्योंकि बाहर जब हम जाते हैं तो लोगों के गिले शिकवे सुनते हैं, बिल्कुल वो अपनी लीडरशिप तक पहुंचाना, अपनी काबीना तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो बात हक और सच की करनी चाहिए, क्योंकि ये सारी सियासत, सारी कोशिशें जो हो रही होती हैं इसीलिए हो रही होती हैं कि मुल्क इस गर्दाब से निकले, इन मसाइल से निकले और बेहतरी की तरफ जाए। हमारे इसी खित्ते में, इसी रीजन में मुनीब साहब, बाकी जो मुल्क हैं बांग्लादेश और इंडिया, सिर्फ उसी को देख लें आप, वो आज कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक ब्रेक है, वो मुल्क की जड़ें खोखली करने के एक ब्रेक का वक्त है, वापस आ रहे हैं। मैं अतर काज़मी साहब और पलवशा खान साहब एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। अतर काज़मी साहब, एक बात तो कम से कम अब रियलाइज हो जानी चाहिए, ठीक है सियासी पोलराइजेशन अपनी जगह, ये जो एक बैड ब्लड क्रिएट हो गया है सियासी जमातों के माबैन। चलें थोड़ी पॉजिटिव बात भी हमें एट द एंड ऑफ द डे, सारी बात है हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। जो जितनी पोलराइजेशन हो गई है और जितनी नफरत डेवलप हो गई है, ख़ास तौर पर जनाब इमरान खान की जमात और हुकूमत के दरमियान, एट द एंड ऑफ द डे सब ने इसी मुल्क के अंदर रहना है, मुल्क की बका हर एक को अजीज़ होनी चाहिए और आई बिलीव है भी। हालात थोड़े बेहतर कैसे हो सकते हैं बिटवीन गवर्नमेंट एंड इमरान खान साहब की जमात? ताकि इधर से हालात बेहतर हो सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट, इसलिए कि दोनों धड़ों की सियासत इस चीज के ऊपर कायम है। जिस तरह हुकूमत बज़िद है इस वक्त उनकी जमात को गद्दार करार देने पे उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे हो रहे हैं, दहशतगर्दी के मुकदमे हो रहे हैं। खान साहब ये कह रहे हैं कि ये लोग मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या, देखें ये कोई नई चीज नहीं है मुनीब साहब। हम पिछले 4, 5, 6 महीने पीछे चले जाएं, 8 महीने पीछे चले जाएं, इसी ईवान के अंदर, इसी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा गया कि स्टेट बैंक को आपने IMF के आगे बेच दिया, गिरवी रख दिया। अब ये वही लोग इस वक्त सारे इक्तदार में, क्या इन्होंने स्टेट बैंक के हवाले से कानून तब्दील किया? इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट का हक तो ले लिया, इन्होंने नैब के कानून में भी तरमीम कर ली, इन्होंने दीगर जो EVM के हवाले से कानून था उसमें भी तरमीम कर ली। तो स्टेट बैंक का कानून भी खत्म कर देते ना। उस वक्त वो मुल्की मफाद के खिलाफ था, उस वक्त वो गद्दारी थी। अभी जो है वो उस पर ये कानून साजी नहीं कर रहे। मसला ये कि यहाँ पे होती ही सियासत है। अब कहते थे कि जनाब सैलाब आ गया तो हम सिर्फ सैलाब पे बात करेंगे, सियासत पे बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन अचानक इनको अपॉर्चुनिटी नजर आई कि यार यहाँ से हम एक सियासी बयानिया बना सकते हैं, तो लिहाजा इस चीज को इस्तेमाल किया जाए। दूसरी बात यह है कि डील तो हो गई है, अगर उनकी वजह से कोई डील रुकनी होती या उन्होंने IMF को खत लिखने होते तो फिर तो डील ना होती। डील तो हो गई है, कौम के लिए तो वो अब बिजली के बिल महंगे देने पड़ेंगे, सब्जियां महंगी होंगी, पेट्रोल मजीद महंगा होगा, तो ये डील तो हो गई है और इसी की मुबारकें दे रही है हुकूमत कौम को। ठीक, अच्छा नहीं अतर साहब, आज सारे लोग जितने भी मौजूद हैं हमारे मुल्क में इस वक्त जो हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, प्राइम मिनिस्टर साहब हों, उधर मरियम नवाज शरीफ साहिबा और भी खुर्रम दस्तगीर खान साहब, ये सब तमाम लोग नज़र आ रहे हैं सम हाउ। ठीक है, कहा जाता है कि ये कैमरे साथ लेके चले गए, ये ऑप्टिक्स है, ये लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, ये शोबदाबाजी है। लेकिन अगर लोगों को जेन्युइन रिलीफ किसी एक जगह से ही मिल जाए, हर जगह से ना भी मिले, तो वो भी कंट्रीब्यूट करता है। इसी तरह आज अगर सियासी जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना बयानिया बढ़ाना चाहिए, मकबूल जमात है, लोग साथ जुड़ते हैं, तो क्या ये अच्छा हो कि लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमतें हैं 2 जगह पर, वो सैलाब अफेक्टेड एरियाज़ के साथ अंदर जाएं, लोगों को रिलीफ फराहम करने के लिए काम करें या इस वक्त बात करें? पॉलिटिक्स कैन श्योरली वेट। आई थिंक बड़ी अच्छी है आपके, बिल्कुल बड़ी अच्छी तजवीज़ है। सबको इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए और दूसरा कौम को भी सोचना चाहिए। अगर आप किसी एक सियासी जमात को नहीं देना चाहते तो आप दूसरे की कहीं पे मदद कर दें, इसलिए कि हर तरफ इस वक्त तबाही आई है। CM का फंड भी कायम है, PM का फंड भी कायम है। अगर इन दोनों पे एतबार नहीं तो बेहतरीन काम हमारी मुसल्लह अफवाज कर रही है, उनको ही फंड में डाल दें आप पैसे और मदद जरूर करें इन बिल्कुल ठीक है। पलवशा खान साहब, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू। थोड़ी पोलराइजेशन को अब खत्म भी होना चाहिए, जरा कम भी होना चाहिए।
देखिए, हमने तो पहले कहा था कि ये वक्ती और मौका मुनासिब ही नहीं है कि इस वक्त कोई सियासत की जाए या एक दूसरे को गालियां दी जाएं। लेकिन जो आज सामने आया है, क्या आप समझते हैं कि उसको भी इग्नोर कर देना चाहिए? और अगर ये वाकई इनके ऊपर एक इल्ज़ाम है और डॉक्टरेट कोई चीज़ इनके पड़ तो फिर तो ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको झूठ साबित किया जाए। लेकिन कुछ ना कुछ तो इसका नतीजा निकले ना। ये सैलाब के साथ ही तो ये नहीं बह जाएगी इनकी जो हरकतें हैं। ये जो एक इतना बड़ा किस्सा सामने खुला है। और दूसरी बात है कि IMF ने इसलिए इनकी बात नहीं सुनी कि IMF ने नहीं सुननी थी। ये भाई कोशिश कर चुके। देखिए, जरूरी नहीं हर कोशिश जो है वो आपकी कामयाब हो। इन्होंने कोशिश जरूर की। अगर ये टेप सच है, ये मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर ये टेप सच्ची है तो फिर ये बहुत दुख और अफसोस तो एक तरफ, ये काबिले गिरफ्त बात है, फिर इस पे गिरफ्त होनी चाहिए। लेकिन हमसे ज्यादा इनको अपने आप को जो है आगे बढ़कर पेश करना चाहिए। जैसे कहते थे कि रियासत मदीना है, इसलिए सबसे पहला एहतसाब जो है वो जो है मुझसे शुरू हो, तो लिहाजा अब ये चूंकि दाई है दोबारा उसको बनाने के, इतना बड़ा इल्जाम कि आप खुद रियासत मदीना के जो है वो उसके खिलाफ आप साजिश कर रहे हैं, तो आप खुद अपने आप को पेश। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। वक्त खत्म हो गया। तारिक फजल चौधरी साहब का, अतर काज़मी साहब का और पलवशा खान साहबा का जवाबदेही यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। इमरान खान साहब ने अपने जलसे के अंदर कहा कि मुझे लफाफा साहब ही कहते हैं कि इस वक्त जलसे मत कीजिए। हुजूर वाला, हम तो यही गुजारिश करेंगे कि माशाल्लाह बहुत बड़े लीडर हैं, साबिक वज़ीर आज़म है, इतनी मैसिव अपील है। इस वक्त जो लोग आपकी मदद चाहते हैं उनकी तरफ जाइए, उनकी पुकार सुनिए। आपकी सियासत भी यही है, अल्लाह खैर रखे, इंशाअल्लाह पाकिस्तान भी यही है और इलेक्शन भी ज़रूर होगा। आप इलेक्शन लड़िए, जीत के तो दोबारा इक़्तिदार में आ जाएंगे। प्रोग्राम देखा आपने, देखने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।